नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात, संसद में गतिरोध दूर करना मकसद। जीएसटी पर सहमति के लिए सरकार और कांग्रेस के बीच फिर होगी बैठक। लोकसभा में प्रधानमंत्री का ऐलान, संविधान ही देश की असली ताकत, किसी बदलाव की संभावना से इनकार। सदन ने एक मत से पारित किया संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रस्ताव। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में अहम बदलाव, अमरिंदर सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान, अंबिका सोनी संभालेगी चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में गोलीबारी, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल, 5 घंटे तक दहशत मचाने के बाद गिरफ्त में आया हमलावर। और 3 दिन में सिमटा नागपुर टेस्ट, भारत ने 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से जीती सीरीज, आर अश्विन मैन ऑफ द मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कल देर शाम मुलाकात की। दोनों नेता प्रधानमंत्री के बुलावे पर उनसे मिलने 7RCR पहुंचे थे। करीब 35 मिनट तक चली इस मुलाकात में जीएसटी बिल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान संसद में लंबित कई बिलों पर चर्चा हुई और जीएसटी पर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जीएसटी पर अपने 3 सुझाव दिए हैं और सरकार ने भी इन सुझाव पर अपने तर्क रखे। ये भी तय हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहेंगे। राज्यसभा से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री के आवास पर कल हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने साफ किया है कि कांग्रेस जीएसटी का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दबाव में आकर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाया। इस बीच सीपीएम ने सरकार को बाकी दलों से भी बातचीत करने की सलाह दी है। विरोधी दलों में जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी की मुलाकात को इसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी को बुलाया है, वो पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ है। एक्चुअली इनका इंटेंट नहीं, नॉर्मल बिजनेस करने का तरीका, काम करने का तरीका नहीं है। वाम दलों का कहना है कि सरकार सिर्फ कांग्रेस से बात कर रही है, जबकि इस मसले पर सभी दलों को विश्वास में लेने की जरूरत है। हमारे साथ या बाकी किसी और के साथ सलाह मशवरा हो रहा है सरकार का, ये नजर नहीं आता। लेकिन अगर सबको साथ ले जाना है तो सबके साथ करें ना। इस बीच वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि सरकार जीएसटी पर हर जायज मांग पर विचार करने को तैयार है। Reasonable suggestions are made from our colleagues in the opposition. We are absolutely willing to consider it. And I would like to mention to all of you the very fact that we have been able to get to this point, that we have been able to forge a consensus with the states is because we have engaged in that consultation. राहुल गांधी ने साफ किया है कि जीएसटी पर कांग्रेस की 3 मांगे हैं। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर 18% की जाए और इसका उल्लेख सीधे संविधान संशोधन बिल में किया जाए। बिल में प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर राज्य 1% अतिरिक्त कर लगा सकेंगे। कांग्रेस ने इसे खत्म करने की मांग की है। वो चाहती है कि इससे राज्यों के संभावित नुकसान की भरपाई केंद्र करे। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल के ढांचे में परिवर्तन की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि परिषद में राज्यों के वोट की मात्रा बढ़ाकर 75% और केंद्र के वोट घटाकर 25% किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे से इनकार किया है। लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हमें बांध कर रखता है। नरेंद्र मोदी ने संविधान को आधारभूत दस्तावेज बताया जो लोकतंत्र के सभी अंगों को परिभाषित करता है।
लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में सबको बांधने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने संविधान पर व्यापक चर्चा की बात भी कही। उन्होंने इन आशंकाओं को भी खारिज किया कि देश की तरक्की में जवाहरलाल नेहरू या किसी और नेता के योगदान को नकारने की कोशिश हो रही है। बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कहेगा तीसरे का रह, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई है कि कोई उनका नाम दे या न दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की व्यवस्था पर चल रही बहस पर सरकार की तरफ से स्थिति भी साफ की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज भी है और बाबा साहब आम्बेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित पीड़ित शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर हुई बहस पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे की आशंकाओं को गलत बताया। आज के समय में संविधान हमारे पास है, ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है, और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और भीमराव अंबेडकर पर बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अपनी बात कहने में वो आक्रामक नहीं थे। उन्होंने लोकतंत्र में आपसी सहमति से चलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के शुक्रवार के भाषण से यह आभास मिलता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तल्खी कम हो रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में संविधान पर कल चर्चा के दौरान असहिष्णुता का मुद्दा छाया रहा। नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के देश में बढ़ते असहिष्णुता के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि लोकतंत्र को फिर से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पंडित नेहरू समेत दूसरे नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। फासला होना था वो बना। राज्यसभा में सरकार की तरफ से संविधान पर बोलते हुए नेता सदन अरुण जेटली ने असहिष्णुता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों से जीने का अधिकार छीना गया। अरुण जेटली ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 65 सालों में बहुत कुछ बदला है। डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में कहते, आज 2015 में आर्टिकल 44, ये कोई हम नहीं लाए, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So if Dr. Ambedkar had today stood up and proposed this provision, how would this house have reacted to it? अरुण जेटली ने अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर किया। उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की बड़ी देन बताया। One great aspect of it has been that after misusing it several times during one-party rule at the center, the misuse of Article 356 in India has gradually been phased out. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब अंबेडकर के अलावा कई और लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन चर्चा में उनका जिक्र नहीं किया गया। पिछले 60 साल से कोशिश की जा रही है और 1.5 साल से विशेष तौर पे कोशिश की जा रही है, निरंतर कोशिश की जा रही है। आज तक सदन से बाहर हो रही थी, आज सदन के अंदर हो रही। किस तरह से नेता सुभाष चंद्र बोस को
सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को लड़ाया जाए। वो जिंदा नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इनको लड़ाना चाहते हैं। किस तरह से इनके नाम पे अलग अलग राजनीति ओनरशिप लिया जाए। संविधान पर बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संविधान पर कल चर्चा के दौरान सांसदों ने कई अहम मसले उठाए। चर्चा के दौरान संविधान में दिए अधिकारों का जिक्र किया गया। वहीं सीपीएम ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में सभी के अधिकारों का उल्लेख है। वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने संवैधानिक संस्थाओं को संविधान के दायरे में काम करने की बात कही। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई। क्या हम संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुकूल चले हैं? क्योंकि संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए एक रास्ता बताता है कि हमें किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है। देश की सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्या होंगे, उनके आपसी रिश्ते कैसे होंगे और जनता और सरकार के बीच किस तरह के रिश्ते होने चाहिए और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारी चीजें दिमाग में रही होंगी संविधान निर्माताओं के। To perform certain duties effectively, not to enjoy for themselves, to misutilize such authority, endangering the very existence of its independent, neutral and constitutional character. It is high time that conflicts among the constitutional institutions must be avoided to desist all forms of authoritarianism. चाहे वो कन्नड़ के हैं, चाहे केरल के हैं, मलयालम के हैं, चाहे वो गुजराती के हैं, किसी भाषा के ले लीजिए, जो भारतीय भाषा है उनके बीच, उनके द्वारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आप कहते पढ़िए, लेकिन पढ़ने वाले लोग जो है, और वो भी भाषा स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत ये है कि वो बेकारी और बेरोजगारी के समुद्र में तैर रहे हैं। सीपीएम सांसद ने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर रोशनी डाली। उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कही। एआईएडीएम के सांसद ए नवनीत कृष्णन ने कहा कि संविधान से हमेशा हमें मार्गदर्शन हासिल होता है। The fact that it has provided the latitude for diversity, it has provided the space for aspiration, and it has been flexible enough to be amended whenever the need was felt. The judiciary has also played its part in interpreting various provisions of the Constitution in a constructive, creative and progressive manner. जो आरक्षण का प्रावधान आपने दिया था पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको आप बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर में ले आइए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये आरक्षण हो, इसके बारे में चर्चा तो हो, कानून बने। हम ये चाह रहे थे कि स्टैट्यूटरी स्टेटस मिले एससी एसटी सप्लायंस के लिए। हम ये चाह रहे थे कि रिजर्वेशन जो है आज, वो प्रोफेशनल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो। हम ये चाह रहे थे कि नेशनल मिशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बताए अभी, जो आप जो है यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर एक नया कानून की जरूरत है कि ये इसको दुरुस्त करना है देश से। इस चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने खुलकर अपनी राय रखी। राज्यसभा में संविधान पर सोमवार को भी चर्चा जारी रहेगी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन, पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रदेश इकाई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रणवीर सिंह को प्रचार समिति का कन्वीनर नियुक्त किया गया है। पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया था।
किसको जिम्मेदारी दी जाती है? ये पता नहीं, है तो नहीं मालूम, लेकिन यस रेजिग्नेशन तो हमारे सीएलपी लीडर और पीसीसी लीडर ने कल दे दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। वीरभद्र सिंह और उनके सहयोगियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इससे पहले ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साल 2009 और 11 में वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। मारन को 6 दिन के अंदर पेश होना होगा और यह अवधि 30 नवंबर से शुरू होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मारन जांच में सीबीआई को सहयोग करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनसे पूछताछ की जा सकती है। मारन पर आरोप है कि उनके घर पर 300 से ज्यादा हाई स्पीड वाली टेलीफोन लाइनें लगाई गई थी और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविधा दी गई। उस वक्त दयानिधि मारन दूरसंचार मंत्री थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। हालांकि बीजेपी ने अब्दुल्ला के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें और बातचीत करके कोई रास्ता निकाले। सभी राजनीतिक दलों का ये मत था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि कोई विषय है तो मात्र इतना कि किस तरह से पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे। और खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। कलम जो लिखती रही उन मुद्दों को जिनका सरोकार समाज से रहा। जितने भी तरह के भेदभाव और धर्म को लोग एक दूसरे को बांटने का मुद्दा बना रहे हैं, उनकी पढ़ी लिखी माएं हों, पढ़ी लिखी पत्नियां हों, तो कभी भी बच्चा अतिवादी नहीं होगा। मेरी शख्सियत में मशहूर कवित्री अनामिका सिंह, शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। जलवायु सम्मेलन में भारत की चिंताएं क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक लवासा साहब। भारत अकेला एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आईएनडीसी में ये कहा है कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने पहले से ऐतिहासिक उत्सर्जन किया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी तक ग्रीन क्लाइमेट फंड के जो प्लेजेस हैं वो तकरीबन $10.2 बिलियन के हैं। उसमें से वो पैसा अभी आया नहीं है। भारत इस बात को चाहता है कि हमारे नागरिकों का विकास हो, इस बात को भी चाहता है कि उनका विकास इस तरह से हो ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तमिलनाडु में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। चेन्नई समेत राज्य के कई भागों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुदुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में हाल ही में हुई बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है।
बाढ़ से नुकसान का आकलन करने पहुंचे 9 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सबसे ज्यादा पीड़ित कुड्डलूर जिले का दौरा किया। इस बीच सीपीआई सांसद डी राजा और सीपीएम सांसद टीके रंगराजन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके राज्य में पुनर्वास के लिए तत्काल 2000 करोड़ की राशि आवंटित करने की मांग की है। केंद्र पहले ही 939 करोड़ की राशि आवंटित कर चुका है। उधर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बाढ़ से नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र से तत्काल राहत के तौर पर 182 करोड़ 45 लाख रुपए की मांग की है। As far as Chennai city is concerned, it will be cloudy with possible rain or thunderstorms in some areas. As the system is likely to move westwards towards Sri Lankan coast, rainfall is bound to increase in the coastal areas of Tamil Nadu and Puducherry during coming days. भारत में हरित क्रांति को लेकर दिल्ली में कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खेती की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आयोजन में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी शामिल थे। भारत में हरित क्रांति के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कहा गया कि हरित क्रांति की शुरुआत में इसकी सफलता को लेकर कई सवाल थे, लेकिन किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अनुसंधान संस्थानों ने मिलकर न सिर्फ इसे सफल बनाया, बल्कि देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। There was more investment in irrigation purpose projects like the Bakra Nangal. Many projects came. At the same time, there was more investment in agriculture universities, research. But why should our production should not go up? Or why is it still stagnating? So the answer was an intensive agriculture district program launched in 1960-61. कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अनाज के आयात से मुक्ति का श्रेय हरित क्रांति को दिया। अब 60-61 में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 82 मिलियन टन था, वो 13-14 में 264 मिलियन तक पहुंचा। निश्चित रूप से आप सबों ने अपने परिश्रम को पराकाष्ठा पर पहुंचाया होगा, उसका ये परिणाम है। समारोह में शिरकत करने आए किसानों ने खेती की मौजूदा हालत पर चर्चा की और कहा कि देश में दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। अगर किसानों को अच्छे क्वालिटी का बीज उपलब्ध हो जाए और सिंचाई का जो आधारभूत सुविधा है यह अगर सुनिश्चित हो जाए तो पूर्वी राज्य जो है ये भी कृषि के मामले में पंजाब और हरियाणा से कहीं आगे निकल जाएगा। हरित क्रांति ने भले ही कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की है, लेकिन आज के समय में किसानों और खेती की चुनौतियां पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। हरित क्रांति बेशक देश की सफलता की कहानियों में से एक है और इससे भारत को न सिर्फ अनाज में आत्मनिर्भरता मिली बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रतिष्ठा। लेकिन इसके बावजूद आज हरित क्रांति अपना धार खोती जा रही है और दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के कोलोराडो शहर के एक क्लिनिक में घुसे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर को अब से कुछ देर पहले पकड़ लिया गया। वो स्थानीय पेनरोज अस्पताल की अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर था, जहां से वो रुक कर पुलिस पर गोलियां चला रहा था। 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई और गोलीबारी में 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हमलावर किसी को बंधक बनाने में कामयाब नहीं रहा। इस हमले के बाद पुलिस ने शहर के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। रूस ने अगले साल से तुर्की के लिए मुफ्त वीजा की सुविधा बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूसी लड़ाकू विमान मार गिराए जाने के बाद से रूस और तुर्की के संबंधों में तनातनी बढ़ गई है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद से बातचीत के बाद रूस ने तुर्की को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर अब उसके विमानों को निशाना बनाया गया तो वो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और तुर्की दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो नाटो और रूस के बीच सहयोग के रास्ते को बंद नहीं कर रहे हैं। G20 और आसियान के बाद राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कर रही हैं। शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित 53 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। An agenda that helps a good Commonwealth
add global value. तो राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल से हो गई है और 53 सदस्य देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के दक्षिण डाकोटा राज्य में हो रही बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बर्फबारी से झीलें तक जम गई हैं और सड़कों पर यातायात प्रभावित है। बर्फीली हवाओं और बर्फबारी के चलते करीब 33 वाहन सड़कों से फिसलकर नीचे गिरे हैं, जिस वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। बर्फबारी का सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है। और फिलहाल बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया नागपुर टेस्ट को 124 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। मैच में 12 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2006 के बाद विदेशी सरजमी पर सीरीज हारी है। वहीं टीम इंडिया 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब रही। भारतीय स्पिनरों ने 9 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को विदेशी सरजमी पर टेस्ट सीरीज हारने पर मजबूर कर दिया। अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए। तीसरे दिन ही नागपुर टेस्ट को जीतकर भारत ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 185 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे ऑफ स्पिनर आर अश्विन। अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट चटकाए। इस तरह से पूरे मैच में अश्विन के खाते में 12 विकेट गए। भारतीय स्पिनरों ने दक्षिण अफ्रीका की दोनों पारियों में सभी विकेट अपने नाम किए। मैच में रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा ने 4-4 विकेट लिए। All three bowling well. In Indian conditions is obviously an advantage and a threat for the opposition. So I'm really happy all three are in rhythm, and really happy for Jadeja. Because he's making a comeback, and the way he's bowled and the way he's looked confident with the bat as well. They've also managed to find some difficulty. So yeah, there might be something, but when you look at it in perspective, I don't think there was much in it. The quality of the Indian spinners certainly exceptional in these conditions, and you got to give it to them. मैच के आंकड़ों पर बात करें तो भारत ने पहली पारी में 215 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 79 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह से टीम इंडिया पहली पारी में 136 रन की बढ़त लेने में कामयाब रही। दूसरी पारी में भारत ने 173 रन बनाए, वहीं अफ्रीकी टीम 185 रन पर सिमट गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 दिसंबर से दिल्ली में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात, संसद में गतिरोध दूर करना मकसद। जीएसटी पर सहमति के लिए सरकार और कांग्रेस के बीच फिर होगी बैठक। लोकसभा में प्रधानमंत्री का ऐलान, संविधान ही देश की असली ताकत, किसी बदलाव की संभावना से इनकार। सदन ने एकमत से पारित किया संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रस्ताव। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में अहम बदलाव, अमरिंदर सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान, अमृता सोनी संभालेंगी चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में गोलीबारी, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल। 5 घंटे तक दहशत मचाने के बाद गिरफ्त में आया हमलावर। और 3 दिन में सिमटा नागपुर टेस्ट, भारत ने 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से जीती सीरीज। आर अश्विन मैन ऑफ द मैच।